हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में ज़बरदस्त एफर्ट दे रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन। तो अपन देखते हैं न्यूट्रिशन। जो मैंने विटामिन पढ़ा दिया था, इसमें मैंने क्या पढ़ा दिया था बच्चों? विटामिन मैंने कंप्लीट करवा दिया था, पूरा कंप्लीट करवा दिया था विटामिन, जो भी इम्पोर्टेंट था सारा। और आज हम न्यूट्रिशन में दो टॉपिक लेके आए हैं और दो टॉपिक और बचेगा। कार्बोहाइड्रेट आज पढ़ा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और क्या पढ़ा देते हैं, प्रोटीन आज पढ़ा दूंगा। फिर बचेगा इसमें क्या क्या, तो ध्यान रखना, फैट बचेगा और मिनरल बचेगा, क्योंकि विटामिन मैं पढ़ा चुका हूँ, विटामिन मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो हेडिंग डालो आप लोग, कार्बोहाइड्रेट। क्या डालोगे? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सबसे पहले बताओ न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन ये मैंने बता भी चुका था, आज फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। न्यूट्रिशन का मतलब क्या समझते हो? जैसे सपोज करो बच्चों, हम कुछ काम करते हैं अपने घर पे, डेली के डेली कुछ फंक्शन करते हैं अपने बॉडी से, तो हमें कुछ एनर्जी चाहिए होता है ना। उस एनर्जी को लेने के लिए हम कुछ ना कुछ खाना खाते हैं। दैट थिंग्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। यानी कि बच्चों, आपको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, बॉडी का प्रॉपर फंक्शन आपका बॉडी करे, उसके लिए आपको क्या ज़रूरत है? न्यूट्रिशन का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है बच्चों, और न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे मैं बता चुका था, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, और क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है बच्चों, और क्या होता है? वाटर होता है। तो ये सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स होता है न्यूट्रिशन के अंदर, ये सारा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। तो सारी चीज़ें देखने को मिलती है इसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स के अंदर। तो अगर ये प्रॉपर तरीके से, ये सारी चीज़ें जो है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब गुड अमाउंट में अगर हो ना हमारे बॉडी के अंदर जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। अगर ये सारे के सारे चीज़ें अगर हम प्रॉपर अमाउंट में ले लें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट बोलते हैं। और जब हम क्या कहते हैं, जब हम प्रॉपर अमाउंट में ये सारी चीज़ों को कंजम्पशन करते हैं, बॉडी के अंदर खाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि हम एक प्योर बैलेंस डाइट ले रहे हैं अपने बॉडी के अंदर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मोटा मोटी क्या होता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अगला हम मूव करते हैं बच्चों कार्बोहाइड्रेट पे। तो ध्यान रखना कि वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट विद द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट नाम से ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? ध्यान से सुनना बच्चों। कार्बोहाइड्रेट नाम से ही पता चल रहा है, दो चीज़ों से मिलके बन रहा है। एक हाइड्रेट मतलब वाटर होता है, और एक कार्बो, कार्बो का मतलब क्या? कार्बन। ठीक है बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट ये H2O और कार्बन से मिलकर बनता है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलकर बनता है, C और H2O से, मतलब इसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और इसका रेशियो पूछा जाए कि किस रेशियो में प्रेजेंट होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1:2:1, मतलब कार्बन 1 रेशियो में, हाइड्रोजन 2 में और ऑक्सीजन 1 में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आगे मूव करते हैं। अब देखो किस फॉर्म में हम खाते हैं हम लोग ये कार्बोहाइड्रेट को बच्चों, किस फॉर्म में खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब समझते हो? कार्बोहाइड्रेट का सिंपली आप बोल सकते हो बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट हम किस फॉर्म में खाते हैं। तो जनरली हम कार्बोहाइड्रेट को शुगर के फॉर्म में खाते हैं, और क्या किसके फॉर्म में खाते हैं? स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं बच्चों। कार्बोहाइड्रेट को हम किस फॉर्म में खाते हैं बच्चों? तो शुगर के फॉर्म में खाते हैं और स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब हमारे बॉडी में 50 से 75% जो एनर्जी होती है ना बच्चों, वो कहाँ से मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है।
कहाँ से मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कितनी एनर्जी? 50 से 75% जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी में कहाँ से आती है? कार्बोहाइड्रेट से आती है। और कार्बोहाइड्रेट हम किस फॉर्म में खाते हैं? तो शुगर के फॉर्म में खाते हैं और स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक मेरी बातें? आगे सुनो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड ग्रुप पाए जाते हैं बच्चों, एल्डिहाइड ग्रुप पाए जाते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। और कौन सा ग्रुप पाया जाता है? तो कीटोन ग्रुप पाया जाता है बच्चों। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO और कीटोन ग्रुप मतलब COOH। ठीक है, और ध्यान रखना कि जो भी कार्बोहाइड्रेट एल्डिहाइड कंटेन मतलब कंटेन मतलब जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होंगे उसको क्या बोलेंगे? एल्डोसिस बोलेंगे। और जिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर कीटोन ग्रुप पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? कीटोसिस बोलेंगे। कीटोसिस नाम ध्यान रखना। और एक और चीज कि एल्डिहाइड कैसे बनता है बच्चों? तो एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से बनता है। ध्यान रखना, एल्डिहाइड कैसे बनता है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से। तो जिन कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा उसको एल्डोसिस बोलेंगे, और जिस कार्बोहाइड्रेट के अंदर कीटोन ग्रुप पाए जाएंगे उसको कीटोसिस बोलेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है बातें हमारी? आगे मूव करते हैं। अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन टाइप के होते हैं? तो इम्पॉर्टेंट है ये, हेडिंग डालो, कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के टोटल 3 प्रकार होते हैं बच्चों। एक बोला जाता है मोनोसैकेराइड, रुक जाओ, एक बोला जाता है मोनोसैकेराइड और एक बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना बस। एक होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड। तो 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड, एक होता है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब इन्हीं तीनों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनना। सैकेराइड का मतलब क्या होता है बच्चों? सबसे पहले ये सुनो, सैकेराइड का मतलब क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड होता है बच्चों जिसका मतलब होता है सुगर, चीनी। सैकेराइड का मतलब क्या होता है? चीनी। ये ग्रीक वर्ड होता है और इसका मतलब होता है सुगर। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना मेरी बातों को आप लोग। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है ना बच्चों, मोनोसैकेराइड का मतलब होता है कि सिंगल मतलब क्या? सिंगल मतलब ये किसी से मिलकर नहीं बनेगा। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है सिंगल मीन्स वो अपने आप में एक शुगर है। ये चीज अपने आप में एक सिंगल शुगर की तरह काम करता है। मतलब ये किसी भी 2 यूनिट से या उससे ज्यादा यूनिट से मिलकर नहीं बनेगा। ये मोनोसैकेराइड अपने आप में एक शुगर की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब ये सिंगल शुगर है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और ओलिगोसैकेराइड क्या होता है? ध्यान से सुनना। ओलिगोसैकेराइड का मतलब होता है बच्चों कि ये दो से 10 यूनिट तक मतलब 2 से 10 यूनिट होता है। मतलब ये 2 से 10 यूनिट मिलके बनेंगे। यानी कि मतलब हो सके तो ये 2 शुगर से मिलकर बन सकते हैं एक बड़ा शुगर। मतलब 2 से 10 यूनिट हो सके तो कोई 2 शुगर से मिलकर एक बड़ा शुगर बना दे, या 3 शुगर से मिलकर एक बड़ा शुगर बना दे। मतलब सिंपल सा मोटा मोटी का मतलब है कि 2 से 10 यूनिट इसके अंदर हो सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड का मतलब क्या? 2 से 10 यूनिट कंबाइन होके एक शुगर, बड़ा शुगर बना सकता है। ठीक है, लास्ट कौन सी है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है मेनी यूनिट का मतलब ओलिगोसैकेराइड में 2 से कहां तक होता है? 10 यूनिट तक। इसमें क्या होता है? 10 यूनिट से ज्यादा, मतलब 10 यूनिट से कहीं तक भी आप जा सकते हो। तो मतलब मेनी यूनिट होता है इसके अंदर। पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या होता है? बहुत सारा यूनिट मिलकर एक कंप्लीट शुगर बनाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया तीनों का मतलब? अब आगे देखते हैं। प्रॉपर एग्जाम्पल इससे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर इन तीनों से। तो हम देखते हैं, हेडिंग डालो, एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड। क्या? एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है, ध्यान से सुनना एग्जाम्पल क्या क्या है मोनोसैकेराइड के। सबसे पहला हेडिंग डालो, सबसे पहला एग्जाम्पल लिखो, राइबोज शुगर।
क्योंकि मोनोसेकेराइड का मतलब अभी मैंने सिखाया कि एक शुगर होता है, एक सिंगल शुगर होता है, ठीक है। मोनो का मतलब क्या, सिंगल, सिंगल शुगर। एक राइबोज शुगर होता है, इसके अंदर हो सकता है ग्लूकोज पाया जाता है मोनोसेकेराइड के अंदर। और क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है बच्चों, और क्या होता है, गैलेक्टोज होता है, ठीक है। ये चारों होता है। अब बताओ राइबोज जो शुगर होता है वो किसके किसके अंदर पाया जाता है, तो आपको पता होगा डीएनए और आरएनए के अंदर भी पाया जाता है ये राइबोज शुगर। इंपॉर्टेंट है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, आपको पता ही होगा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का बच्चों राइबो न्यूक्लिक एसिड। ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डीएनए का मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर भी राइबोज शुगर पाया जाता है। ग्लूकोज किस चीज का काम करता है बच्चों, तो ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। फ्रक्टोज क्या होता है बच्चों, फ्रक्टोज जो होता है वो फ्रूट शुगर होता है। फ्रूट शुगर बोल सकते हो आप, फ्रूट शुगर होता है ये, ठीक है। मतलब ये स्वीटेस्ट शुगर होता है नेचर में, स्वीटेस्ट शुगर ये इसको बोला जाता है फ्रक्टोज को, जो नेचर में पाया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया इतनी बातें, आगे मूव करें क्या। अब ऑलिगोसेकेराइड का एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ ऑलिगोसेकेराइड, एग्जाम्पल ऑफ ऑलिगोसेकेराइड, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ ऑलिगोसेकेराइड। ऑलिगोसेकेराइड का मतलब अभी मैंने बताया कि 2 से 10 यूनिट मिलकर एक कंप्लीट शुगर बनाते हैं, उसको ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो पहला जो एग्जाम्पल होगा वो होगा सुक्रोज। सुक्रोज इसका पहला एग्जाम्पल ऑलिगोसेकेराइड का। ये क्या होता है सुक्रोज बच्चों, तो केन शुगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। सुक्रोज को किस नाम से जाना जाता है, केन शुगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। मतलब घर में जो, अगर इसको उल्टा करो, केन शुगर को उल्टा करके पढ़ो तो क्या बोला जाएगा, शुगर केन, ठीक है। तो घर में जो हम चीनी यूज करते हैं बच्चों, वो एक्चुअली क्या होता है, सुक्रोज ही होता है, सुक्रोज होता है। और सुक्रोज किससे किससे मिलकर बनता है बच्चों, तो ध्यान रखना, ग्लूकोज से प्लस फ्रक्टोज से मिलकर ये बनता है। सुक्रोज किससे किससे मिलकर बनता है, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से मिलकर सुक्रोज बनता है। और सुक्रोज कहाँ यूज करते हैं हम लोग, घर में जो चीनी यूज करते हैं ना बच्चों, वो ही सुक्रोज होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। आगे एग्जांपल देखें। सेकंड देखो, माल्टोज, माल्टोज, ठीक है। माल्टोज क्या होता है बच्चों, तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बनता है, ठीक है। जैसे कि सुक्रोज किससे किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, उसी तरह से माल्टोज किससे किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलके बनता है। थर्ड क्या होता है बच्चों, लैक्टोज होता है बच्चों, लैक्टोज। इसको एक और नाम से जानते हैं बच्चों, इसको मिल्क शुगर के नाम से भी जानते हैं। मतलब दूध के अंदर जो नेचुरल शुगर पाया जाता है, दूध के अंदर जो नेचुरल शुगर होता है वो कौन होता है, लैक्टोज होता है, जो कि मिल्क शुगर भी कहते हैं। ये किससे किससे मिलके बनता है बच्चों, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, और सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। दूध के अंदर जो नेचुरल शुगर होता है वो कौन होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है। लैक्टोज पाया जाता है दूध के अंदर बच्चों। समझ में आ रही है, आगे मूव करें, चलो मूव करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, पॉलीसेकेराइड पे अब हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड, सेकेराइड पे, ठीक है। पॉलीसेकेराइड डिस्कस करेंगे अब। ये बहुत सारे यूनिट से मिलकर बनता है। अभी मैंने बताया कि 10 से ज़्यादा यूनिट मिलकर एक कंप्लीट शुगर बनाता है। वो कौन सी यूनिट होगी बच्चों, वो या तो ग्लूकोज वाली भी होगी या कोई और चीज़, मतलब ग्लूकोज से मिलके बन जाए, बहुत सारे यूनिट ग्लूकोज का मिलके एक पॉलीसेकेराइड बनाते हैं, या तो ग्लूकोज रहे एक यूनिट और कोई अलग अलग चीज़ का यूनिट मिलके एक कंप्लीट पॉलीसेकेराइड बना सकती है बच्चों। मतलब मोटा मोटी आप ये समझो कि 10 से ज़्यादा यूनिट मिलके, किसी भी चीज़ का यूनिट हो, वो किसी भी कोई भी शुगर मिलकर एक पॉलीसेकेराइड बन सकता है, लेकिन उसका 10 से ज़्यादा यूनिट होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों कि पॉलीसेकेराइड किस किस यूनिट से मिलकर बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले समझ में आ गया पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है। पॉलीसेकेराइड का मतलब यही है कि वो बहुत सारा मतलब शुगर से मिलकर बनता है। समझ में आ रहा है।
और ये ह्यूमन बींग्स के लिए मतलब हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, लॉन्ग चेन देखने को मिलता है। पॉलीसेकेराइड में क्या देखने को मिलता है, लॉन्ग चेन देखने को ही मिलता है, क्योंकि ये 10 से ज़्यादा यूनिट मिलके बनता है, तो इसमें लॉन्ग चेन भी देखने को मिल सकता है। तो आप इसका डिफिनीशन लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये। पॉलीसेकेराइड का इंग्लिश में डिफिनीशन लिखवा देता हूँ मैं। लॉन्ग चेन ऑफ सुगर, लॉन्ग चेन ऑफ सुगर, बट they are not suit in test are called polysaccharide। क्या लिखा है मैंने समझना थोड़ा सा, और सॉरी, are called नॉन सुगर। ये पॉलीसेकेराइड के बारे में लिखा है मैंने कि लॉन्ग चेन ऑफ सुगर बट दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड नॉन सुगर। मतलब पॉलीसेकेराइड जो होता है वो क्या होता है, नॉन सुगर होता है। नॉन सुगर मैंने क्यों बोला बच्चों, क्योंकि ये इसका टेस्ट डिफरेंट होता है, ये चीनी की तरह मीठा नहीं होता है, इस वजह से इसको हम लोग नॉन सुगर बोलते हैं। और ये लॉन्ग चेन क्यों होता है, क्योंकि 10 से ज़्यादा यूनिट मिलके, किसी भी चीज़ का यूनिट मिलके, शुगर का कोई भी शुगर का यूनिट मिलके कंप्लीट पॉलीसेकेराइड बनाता है। और ये स्वीट होता है टेस्ट में, लेकिन नॉन शुगर होता है, चीनी की तरह मीठा नहीं होता है। ठीक है, कौन, पॉलीसेकेराइड। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। और अभी मैंने बताया पॉलीसेकेराइड लॉन्ग चेन होगा, लॉन्ग चेन में अटैच होगा, क्योंकि 10 से ज़्यादा यूनिट है ना, तो इसी लॉन्ग चेन, मतलब लॉन्ग चेन में जब ये पॉलीसेकेराइड ये यूनिट मतलब कनेक्ट होते हैं, तो उस किस बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, मतलब 10 यूनिट से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, 10 यूनिट से ज़्यादा कनेक्ट होकर एक पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। तो वो जो यूनिट कनेक्ट होता है वो किस बॉन्ड से होता है, तो नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलो या लिंकेज बोलो। इस लिंकेज से उस लॉन्ग चेन में सारा यूनिट जो है वो कनेक्ट होता है एक दूसरे से। तो इंपॉर्टेंट है नाम, हेडिंग मतलब इसमें स्टार मार लो। तो पॉलीसेकेराइड के अंदर पॉलीसेकेराइड वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस लिंकेज से जुड़ा होता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से या लिंकेज से जुड़ा होता है आपस में सारा यूनिट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल। तो कौन कौन होता है, स्टार्च होता है, और क्या होता है, हाँ, सेलुलोज होता है, और क्या, ग्लाइकोजन होता है। ठीक है समझ में आ रही है। स्टार्च कहाँ से पाया जाता है बच्चों, तो ये प्लांट फूड से मिलता है। कहाँ से, ये प्लांट से संबंधित होता है, मतलब प्लांट फूड से मिलता है। सेलुलोज क्या होता है बच्चों, आउटर सेल वाल ऑफ प्लांट होता है, आउटर सेल वाल ऑफ प्लांट को कहते हैं सेलुलोज। ठीक है, और ग्लाइकोजन क्या होता है एनिमल स्टार्च होता है। क्या होता है, एनिमल स्टार्च होता है। और आपको ये पता है बच्चों की एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लाइकोजन, और कहाँ स्टोर होता है, लीवर के अंदर। ठीक है, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर के अंदर, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये एनिमल स्टार्च होता है। ठीक है, और क्या एग्जांपल हो सकता है, एक और याद आया, इनुलिन होता है। इनुलिन क्या होता है बच्चों, ये लॉन्ग चेन ऑफ फ्रक्टोज होता है। ध्यान से सुनना, लॉन्ग चेन ऑफ फ्रक्टोज होता है, मतलब ये लॉन्ग चेन ऑफ फ्रक्टोज का मतलब क्या बोल सकते हो, पॉलीमर होता है किसका, फ्रक्टोज का। ये एग्जांपल है, इनुलिन भी किसका एग्जांपल है, पॉलीसेकेराइड का। स्टार्च हो गया, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, और इनुलिन भी एग्जांपल है। और ये इनुलिन क्या होता है लॉन्ग चेन ऑफ फ्रक्टोज होता है। और ये कहाँ से मिलता है बच्चों, नाम ध्यान रखना, दहलिया प्लांट से मिलता है इनुलिन। कहाँ से मिलता है, दहलिया प्लांट से हमें मिलता है, इंपॉर्टेंट है, दहलिया प्लांट से मिलता है क्या, इनुलिन, जो कि पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है समझ में आ रहा है क्या सारी बातें। तो ये सारा एग्जांपल हो गया किसका, पॉलीसेकेराइड का। और पॉलीसेकेराइड किस बॉन्ड से लिंकेज होता है, तो आपको बताया मैंने, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से या लिंकेज से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, और एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है ना इसमें, क्या स्टार्च के अंदर मेन कंटेंट कौन कौन होते हैं, तो स्टार्च कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान रखना, सीरियल और रूट के अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्च देखने को मिलता है, रूट, प्लांट, क्योंकि स्टार्च क्या होता है, प्लांट फूड होता है ना, तो सीरियल या रूट के अंदर स्टार्च सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक दो पॉइंट सुन लो ध्यान से, पेपर जो हम लोग पेपर जो यूज करते हैं ना बच्चों, किस फाइबर से बनता है, तो ध्यान रखना, पल्प फाइबर से बनता है। इंपॉर्टेंट है ये भी, पेपर जो यूज करते हैं वो किस फाइबर से बनता है, पल्प फाइबर से। और कॉटन जो फाइबर होता है ना, कॉटन फाइबर, वो किस
मतलब किसका ओरिजिन होता है, तो सेलुलोजिक ओरिजिन होता है बच्चों, ध्यान रखना ये दोनों चीजें। पेपर पल्प फाइबर से बनता है, कॉटन फाइबर सेलुलोजिक ओरिजिन होता है, ठीक है। और क्वेश्चन और लास्ट ये है कार्बोहाइड्रेट का पॉइंट कि हमें डेली कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, तो 500 ग्राम, कितना ध्यान रखना 500 ग्राम। और ध्यान रखना कि 1 ग्राम खाने से हमें कितना किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है बॉडी के अंदर, तो 4.3 किलो कैलोरी हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट खाने से। और हमें कितना डेली कंजम्पशन करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, 500 ग्राम। तो ये रहा हमारा कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जितना मैंने बताया वो सारी चीजें। कितने टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, वो सारे का एग्जाम्पल मैंने देख लिया। समझ में आ गया सारी बातें। अब हम चलते हैं प्रोटीन की तरफ। कहाँ चलते हैं, प्रोटीन की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया बच्चों कार्बोहाइड्रेट में कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बनता है, तो शुगर से मिलके बनता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, शुगर ही तो होता है ना अल्टीमेटम। तो कार्बोहाइड्रेट शुगर से मिलते बनता है, या तो सिंगल शुगर होगा, या 2 से ज़्यादा यूनिट शुगर मिलके एक शुगर बनाएगा, या 10 से ज़्यादा यूनिट मिलके एक शुगर बनाता है। यही होता है ना कार्बोहाइड्रेट में। मतलब आप बोल सकते हो ना कि कार्बोहाइड्रेट शुगर से मिलके बनता है। उसी तरह से प्रोटीन किससे मिलके बनता है बच्चों, तो प्रोटीन जो होता है वो ध्यान रखना लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड से मिलके बनता है, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड से मिलके बनता है। एमिनो एसिड मिलेंगे और प्रोटीन बन जाएगा बच्चों, ध्यान में आया, समझ में याद रखोगे ना कि प्रोटीन किससे मिलके बनता है, तो एमिनो एसिड से मिलके बनता है। और इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है प्रेजेंट, तो ध्यान रखना प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जो अभी कार्बोहाइड्रेट पढ़ा के आया पॉलीसेक्राइड, उसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। उसी तरह से प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। इसलिए कभी कभी प्रोटीन को और भी क्या बोल देते हैं, प्रोटीन को कभी कभी और भी बोल देते हैं, क्या इस तरह से ही बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। यही प्रोटीन का एक और इस तरह से भी डिफिनीशन लिख देते हैं कि प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है किसका, एमिनो एसिड का। क्यों बच्चों, क्योंकि प्रोटीन अभी मैंने पढ़ाया लॉन्ग चेन होता है किसका, एमिनो एसिड का। और उस लॉन्ग चेन में कौन सा बॉन्ड से कनेक्ट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। समझ में आ रही है। अब ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट में मैंने क्या बताया था बच्चों कि ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बनता है, रेशियो 1:2:1 होता है। प्रोटीन किससे किससे मिलके बनता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलके बनता है। तो ध्यान रखना एक क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा एलिमेंट को मिला दे कि प्रोटीन बन जाए, तो आंसर क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन। इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन सा एलिमेंट को मिला दे कि वो प्रोटीन बन जाए, तो नाइट्रोजन, ठीक है बच्चों। मतलब यार डाल दे कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। आगे सुनो, नाइट्रोजन इसेंशियल कंपोनेंट होता है प्रोटीन बनाने के लिए, ठीक है। और प्रोटीन के अंदर कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रोटीन के अंदर कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 ग्रुप पाए जाते हैं, कौन कौन, एमाइन ग्रुप पाए जाते हैं, एमाइन ग्रुप डेट इज NH2 ग्रुप। और एक और ग्रुप होता है कौन, COOH ग्रुप, मतलब एसिडिक ग्रुप पाए जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, मतलब या सिंपली बोलो एसिडिक ग्रुप, ठीक है। ये दोनों मिलके प्रोटीन बनाते हैं बच्चों, ये दोनों ग्रुप मौजूद होते हैं प्रोटीन के अंदर। और ध्यान रखना जब ये दोनों को हम मिला दें, एमिनो एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड को, COOH को, तो क्या बन जाता है बच्चों, मीथेन बन जाता है। इसलिए इसको हम दोनों को मिला के एक और नाम दे सकते हैं कि प्रोटीन के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, तो सब्स्टिट्यूएट मीथेन भी नाम यूज आ जाता है ऑप्शन के अंदर। क्यों बच्चों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि प्रोटीन के अंदर कौन कौन सा ग्रुप पाए जाते हैं, एमीन ग्रुप पाए जाते हैं NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिडिक ग्रुप। जब इन दोनों को मिला दो ना आपस में NH2 और COOH को, तो बन जाता है मीथेन। इसको ही बोल देते हैं कभी कभी सब्स्टिट्यूएट मीथेन के नाम से। मतलब प्रोटीन के अंदर कौन सा ग्रुप पाया जाता है, सब्स्टिट्यूएट मीथेन बोलो या अलग अलग बोलो, एमीन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट सुनो, हमारे बॉडी का जो 15% जो हिस्सा होता है ना बच्चों, हमारे बॉडी का 15% जो हिस्सा होता है वो प्रोटीन से ही मिलके बना होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट लिख लो। हमारे बॉडी का 15% जो हिस्सा है वो
प्रोटीन से मिलके बना होता है। ठीक है, अब प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने कार्बोहाइड्रेट का 3 प्रकार पढ़ाया, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। उसी तरह से प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं, प्रोटीन बोलो या आप इसको एमिनो एसिड बोलो, बतवा इज द सेम ही ना, बोलो ना, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड। तो प्रोटीन या एमिनो एसिड का कितना प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन, एसेंशियल एमिनो एसिड एक होता है एसेंशियल एमिनो एसिड, और एक क्या होता है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही है बातें जो मैं बता रहा हूँ। कौन कौन सा होता है प्रोटीन, एसेंशियल एमिनो एसिड और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। बच्चों ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूँ, एसेंशियल एमिनो एसिड जो होता है बच्चों, ये ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। मतलब क्या है कि ये हमें फूड के द्वारा लेनी होती है बच्चों। एसेंशियल एमिनो एसिड ये हमारा बॉडी खुद ब खुद नहीं बनाता है, मतलब ये हमें टेकन करना पड़ेगा किसके थ्रू, बाई फूड के थ्रू। मतलब ये हमारे लिए ज़रूरी भी होता है और हमें फूड के थ्रू इसे प्राप्त भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी खुद ब खुद एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं बनाती है। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो होता है वो बॉडी खुद ब खुद बनाती है, बॉडी इटसेल्फ प्रिपेयर, आप बोल सकते हो इसे इटसेल्फ प्रिपेयर, और ये फूड से नहीं लेनी पड़ती है बच्चों। ठीक है, लेकिन एसेंशियल एमिनो एसिड फूड के द्वारा लेनी पड़ती है। टोटल एसेंशियल एमिनो एसिड कितने होते हैं, 10, और नॉन एसेंशियल भी कितने होते हैं, 10। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए बच्चों कि टोटल एमिनो एसिड कितने हुए सर, तो एसेंशियल प्लस नॉन एसेंशियल मिला के 20 हो गए। नेचर में टोटल एमिनो एसिड कितने देखने को मिलते हैं, 20 देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब 2-3 पॉइंट और ध्यान सुन लो, इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि सबसे मीठा एमिनो एसिड कौन होता है, स्वीटेस्ट एमिनो एसिड का नाम आप लोग बता सकते हो। स्वीटेस्ट एमिनो एसिड कौन सा होता है, तो ग्लाइसिन होता है। क्या होता है बच्चों, ग्लाइसिन होता है। या स्वीटेस्ट एमिनो एसिड बोलो या प्रोटीन बोलो, बतवा इज द सेम। ठीक है, प्रोटीन बोलो तो ग्लाइसिन होता है। क्यों, क्योंकि ग्लाई का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज ग्लाई का मतलब किससे जुड़ा हुआ है, ग्लूकोज से ना। तो स्वीटेस्ट जो एमिनो एसिड है वो ग्लाइसिन होता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट किसमें पाया जाता है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ट्रायोसिन में पाया जाता है सबसे ज्यादा हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन पाया जाता है। हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन किसमें पाया जाता है बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चों, सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, ट्रायोसिन में। ठीक है, और सबसे मीठा एमिनो एसिड कौन होता है, ग्लाइसिन होता है। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है बच्चों कि एक दिन में हमें कितना प्रोटीन कंजम्पशन करना चाहिए, तो 70 से 100 ग्राम। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट 500 ग्राम, उसी तरह से प्रोटीन एक दिन में 70 से 100 ग्राम कंजम्पशन करना चाहिए। और 1 ग्राम प्रोटीन खाने से कितना कैलोरी हमारे बॉडी को मिलता है, तो 5.6 किलो कैलोरी मिलता है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें हमारी, आगे मूव करें क्या, चलो आगे मूव करते हैं। और कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि देख लेते हैं, कौन कौन सा प्रोटीन बच गया है जो एक्स्ट्रा में इम्पॉर्टेंट है पढ़ाना। एक नाम आता है बच्चों प्रोटीन का, वो होता है फाइब्रस प्रोटीन। क्या बच्चों, फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है बच्चों, जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं ना नेचर में, वो कपड़े की तरह होते हैं, एकदम पतला। जैसे कि बाल देखियो अपने, बाल हेयर, वो देखो कितना मुलायम होता है, उसी तरह से एकदम कपड़े की तरह ही होते हैं फाइब्रस प्रोटीन। नाखून देखियो, ये भी देखो मुलायम होते हैं। तो ये सारे के सारे किससे बने होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन से बने होते हैं। बाल हो गया, नाखून हो गया। फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। केराटिन होता है, और क्या होता है, कोलेजन होता है। केराटिन कहाँ पाया जाता है बच्चों, स्किन के अंदर पाया जाता है, बालों के अंदर, हेयर के अंदर और नेल्स के अंदर पाया जाता है बच्चों, केराटिन प्रोटीन। ठीक है, और कोलेजन कहाँ पाया जाता है, तो हमें ये बोन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, बोन से मिलता है। और कहाँ से मिलता है, टिथ से भी मिलता है। और कहाँ से मिलता है, बोलो, टंडन से मिलता है। और वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल से भी मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोलेजन प्रोटीन। और ये जो फाइब्रस प्रोटीन होता है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, समझ में आ रही है बातें। और फाइब्रस प्रोटीन के अंदर कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। हाइड्रोजन और किससे, डाइसल्फाइड से,
डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये कनेक्ट होता है, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से फाइब्रस प्रोटीन कनेक्ट होता है। तो एक फाइब्रस प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये कनेक्ट होता है। तो सारी की सारी बातें मैंने बता दिया ना फाइब्रस प्रोटीन के बारे में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे मूव करें क्या, आगे एक और प्रोटीन बच जाता है, उसका नाम है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है बच्चों, तो ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। जैसे कि ये फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल होता है, उसी तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। इसका एग्जांपल क्या क्या है ग्लोबुलर प्रोटीन का, तो इंसुलिन हो गया, एक होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि एल्बुमिन कहाँ पाया जाता है, तो एक का जो वाइट पार्ट होता है ना, एक खाते हो आप लोग, उसका जो बाहर से वाइट पार्ट होता है उसके अंदर एल्बुमिन पाया जाता है। और जितने भी इंजाइम्स है बच्चों, उसके अंदर भी ग्लोबुलर प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना बातें, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या क्या होता है, ऑल क्लियर। आगे मूव करें, जो भी मैं इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं बताता चलता हूँ। अब शेप पे बात आ जाती है, प्रोटीन की शेप पे बात, कि कौन कौन सा प्रोटीन किस शेप का होता है। तो हेडिंग डालोगे आप शेप में, पहला हेडिंग डालो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में, ये कैसा होता है प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में बस एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना, इतना डीप में नहीं जानना है। लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड इसके अंदर होता है, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, सेकंड डालो हेडिंग बच्चों, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होता है। सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर कैसा शेप देखने को मिलता है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और कौन बॉन्ड होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड और एमिनो एसिड होते हैं, और ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर से ये जुड़ा होता है आपस में। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या ध्यान रखना है आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड एमिनो एसिड होता है, और ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर से ये आपस में जुड़े होते हैं। कोई दिक्कत। थर्ड हेडिंग डालो टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का शेप क्या होता है, तो ध्यान रखना बच्चों, ये 3D डायमेंशन फोल्डिंग होता है, 3D डायमेंशनल ये फोल्ड होता है आपस में, बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, शेप बता रहा हूँ सारा का। और एक लास्ट होता है क्वार्टरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का शेप क्या होता है। क्वार्टरनरी प्रोटीन स्ट्रक्चर का जो शेप होता है बच्चों, ये एक से ज्यादा एमिनो एसिड आपस में घुलते जाती है और स्ट्रक्चर बन जाती है। मतलब आप बोल सकते हो सिंपली मोर देन वन एमिनो एसिड से ये घुलकर आपस में एक स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये सारा शेप के बारे में ध्यान रखना है। तो आपका मोटा मोटी शेप के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखने को मिलता है, लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड। सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखने को मिलता है, एमिनो एसिड और हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलती है। टर्शियरी के अंदर 3D डायमेंशनल मिलती है, और क्वार्टरनरी के अंदर एमिनो एसिड चेन देखने को मिलती है, मतलब मोर देन वन एमिनो एसिड देखने को मिलती है। ठीक है समझ में आ रही है इतनी बातें। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो प्रोटीन में, ये भी इंपॉर्टेंट है, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। ये क्या होता है, डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हेडिंग डालो। ठीक है, इसको समझाता हूं बच्चों। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप किसी भी चीज को गर्म करते हो तो उसके अंदर जो भी कंटेंट होता है वो खत्म होते जाता है। जैसे भी कोई चीज को आप गर्म करोगे तो उसके अंदर का जो भी कंटेंट होगा वो खत्म होते जाता है। उसी सेम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है। मैं मतलब समझ में आ रहा है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, समझ में आ रहा है क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। जैसे ही प्रोटीन को हम गर्म करते हैं, उसके अंदर जो भी प्रोटीन एंड होते हैं, प्रोटीन एंड मतलब समझते हो, प्रोटीन एंड का मतलब जो प्रोटीन जिससे वो बंधा होता है वो अनफोल्ड हो जाता है, या आप इसे बोलो अनकॉइल्ड हो जाता है। तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो बच्चों कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है कि जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं ना, तो प्रोटीन कैसा हो जाता है, अनफोल्ड हो जाता है, अनकॉइल्ड हो जाता है। मतलब जिससे वो बंधा होता है वो अनफोल्ड हो जाता है, खुल जाता है, अनकॉइल्ड हो जाता है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि इसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है ना बच्चों, वो लॉस हो जाती है। तो समझ में आ रहा है कि हम क्या बताना चाह रहे हैं
कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब कि जब आप प्रोटीन को गर्म करते हो ना, तो उसके अंदर जो प्रोटीन जो बंधा होता है, जिससे वो बंधा होता है प्रोटीन, जिसका प्रोटीन एंड जिससे वो बंधा होता है, वो अनकॉइल्ड हो जाता है, अनफोल्ड हो जाता है। इसका मतलब कि वो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता है जब उसका डीनेचुरेशन कर दे तो। समझ में आई इतनी बातें? इसका एग्जाम्पल देख ले, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल। तो सबसे पहला फेमस एग्जाम्पल है कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब होता है मिल्क का जमना। मिल्क का जमना मतलब दही को जमाते हुए आपने देखा है ना, तो जब दही को जमाते हैं ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये उसके अंदर क्या होता है, नेचर फॉर्म हो जाती है। प्रोटीन का जो एक्टिविटी होती है ना, उसके अंदर प्रोटीन का जो एक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी, डी नेचर फॉर्म की हो जाएगी। डी नेचर का मतलब क्या होगा, समझ में आ गया? डी नेचर का मतलब उसके अंदर जो अंदर प्रोटीन होगी वो अनफॉल्ड हो जाएगी, अनकॉइल्ड हो जाएगी। तो जब भी हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क करते हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन का जो एक्टिविटी होता है वो डी नेचर फॉर्म का हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, वो अनकॉइल्ड हो जाएगा, उसके अंदर का प्रोटीन एंड जो भी बंधा होगा और या अनफोल्ड हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल क्या डालोगे आप, बॉयल्ड एग। बॉयल्ड एग देखे हो, बॉयल्ड एग जब हम लोग करते हैं तो उसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, समझ में आ गई होगी इतनी बातें। तो ये दोनों एग्जांपल आपको डीनेचुरेशन में याद रखना है। ठीक है, अब फंक्शन पढ़ लेते हैं प्रोटीन का, कि फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। तो पहला फंक्शन क्या है, सिंपल। प्रोटीन हमें क्या देता है, शरीर को एनर्जी देता है। दूसरा फंक्शन क्या है, ये शेप, किसी भी ऑर्गन को शेप प्रोवाइड करता है बच्चों, मतलब फिजिकल ग्रोथ में भी हेल्प करता है, या आप बोल सकते हो कि रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। क्या क्या में हेल्प करता है, शेप प्रोवाइड करता है, फिजिकल ग्रोथ में भी हेल्प करता है बच्चों, और क्या करता है, रिपेयर करता है। रिपेयर किसको करता है बच्चों, तो जब भी, ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि जब हमारा बॉडी का कोई टिश्यू पार्ट टूट जाएगा तो कौन रिपेयर करता है, प्रोटीन ही रिपेयर करता है। तो पहला तो फंक्शन हो गया प्रोटीन का कि वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, दूसरा कि वो शेप प्रोवाइड करता है, फिजिकल ग्रोथ में हेल्प करता है, और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू में भी हेल्प करता है। कौन, प्रोटीन। और तीसरा क्या है बच्चों, कि कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो हार्मोन की तरह भी बिहेव करते हैं, कुछ प्रोटीन हार्मोन की तरह भी बिहेव करते हैं। चौथा क्या है बच्चों, जितने भी एंजाइम होते हैं बच्चों, जितने भी एंजाइम होते हैं ना, जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के जैसे होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम क्या होता है बच्चों, एंजाइम के बारे में आप क्या समझते हो? एंजाइम क्या होता है कि वो एक बायो कैटलिस्ट होता है। क्या होता है बच्चों, बायो कैटलिस्ट भी इसको आप बोल सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो कैटलिस्ट? दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बायो कैटलिस्ट क्या होता है। तो ये रिएक्शन को क्या कर देता है ना बच्चों, ये रिएक्शन को फास्ट कर देता है। रिएक्शन को फास्ट करना मतलब क्या, इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इंक्रीज ऑफ क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे इंक्रीज करता है, बाय डिक्रीज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कि सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि एंजाइम जो होते हैं वो बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, रिएक्शन को फास्ट कर देना। रिएक्शन को कैसे फास्ट करते हैं, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके, वाया डिक्रीज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन को कौन बढ़ा देता है, एंजाइम। एंजाइम को क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट भी इसको बोलते हैं। समझ में आ गया बातें? और अभी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले कि ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में मैंने डिस्कशन किया था, तो उसमें एग्जाम्पल क्या लिखवाया था, एंजाइम। ध्यान में आ रहा है कुछ? तो जितने भी एंजाइम होते हैं ना बच्चों, वो ग्लोबुलर प्रोटीन ही होते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, अगर प्रोटीन की कमी हो जाए हमारे शरीर के अंदर तो क्या होता है, तो ध्यान रखना पीईएम होता है। पीएम का मतलब क्या, फुल फॉर्म प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। मतलब क्या है सर, ध्यान से सुनना। अगर हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये माल न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब भी प्रोटीन प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे होते हैं तो क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन दो केस में हो सकता है, या तो न्यूट्रिशन का एक्सेसिव हो जाना,
एक्सेसिव हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा हो जाना, या क्या हो जाना या मतलब या कमी हो जाना या कम हो जाना। मतलब एक्सेसिव हो जाना मतलब ज़्यादा हो जाना तब भी माल न्यूट्रिशन होता है, और कम भी हो गया बहुत ज़्यादा तो भी माल न्यूट्रिशन का केस होता है। मतलब समझ में आ रहा है कि माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब हम न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे होते हैं, या तो एक्सेसिव ले लें या तो बहुत कम ले लें, दोनों केस में माल न्यूट्रिशन होता है। और ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम किस रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो कम लेने के रिस्पेक्ट में। मतलब जब हम न्यूट्रिशन कम लेते हैं तब माल न्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो ध्यान रखना है बच्चों कि जब प्रोटीन कम लेंगे, मतलब प्रोटीन कम लेंगे तो इसके अंदर दो कमियां होती है। जब प्रोटीन क्या लोगे, कम लोगे, तो दो कमियां, दो रोग देखने को मिलता है। एक होता है क्वासियोरकर और एक होता है मार्समस। हाँ यही मार्समस, ठीक है। तो क्वासियोरकर और एक होता है मारसमस होता है, और एक होता है क्वासियोरकर, ठीक है। मतलब क्वासियोरकर क्या होता है बच्चों, ये दोनों जो बीमारी है ना बच्चों, वो कहाँ देखने को मिलती है, बच्चों में देखने को मिलती है, और जनरली ये गांव में ज़्यादा देखने को मिलती है बच्चों। क्वासियोरकर और मारसमस क्या होती है बच्चों, जब प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, मतलब माल न्यूट्रिशन हो जाती है, तो दो बीमारी देखने को मिलती है। एक होती है क्वासियोरकर, एक होता है मारसमस। दोनों बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और जनरली गांव में ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ लेबर लोग रहते हैं, लेबर लोग के बच्चे, वो जहाँ पे उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाती है, तो ये दो बीमारी देखने को मिलती है, क्वासियोरकर और मारसमस। क्वासियोरकर में क्या होता है बच्चों कि यहाँ लेग्स और आर्म्स जो होते हैं ना बच्चों, वो पतले हो जाते हैं, लेग्स और आर्म पतले हो जाते हैं, जिसके वजह से ऐसा देखने को मिलता है ना कि स्टोमक आउट हो गया। मतलब जनरली में उनका पेट बाहर नहीं होता है, लेकिन जब उनका लेग्स और आर्म्स इतना पतला हो जाता है ना कि उस प्रकार से लगता है कि हम उनका पेट बाहर बहुत निकल आया, उसी को क्या बोलते हैं, क्वासियोरकर बोलते हैं। और मारसमस में क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है ना कि मसल जो होते हैं मसल बहुत लूज पड़ जाते हैं, मतलब बहुत ढीले पड़ जाते हैं, मतलब ऐसा इतना मसल लूज पड़ जाते हैं कि जब उसको घींच दोगे जोर से ना तो टूट भी सकते हैं। क्यों टूट जाते हैं मसल, जब इतने मसल लूज हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन का ही तो काम होता है बच्चों हमारे शरीर के अंदर कि वो बाइंड करके रखता है, रिपेयर करके रखता है किसको, मसल को। तो जब मसल ही लूज पड़ जाएंगे तो उस कंडीशन, वो बीमारी को क्या बोलते हैं, मारसमस बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। क्वासियोरकर क्या होता है, इसमें लेग और आर्म क्या हो जाते हैं, लेग और आर्म बहुत पतले हो जाते हैं, लेग और आर्म क्या हो जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं। और मारसमस में मसल लूज पड़ जाती है बच्चों, ठीक है। ये दोनों बीमारी आप लोग ध्यान रखेंगे प्रोटीन की कमी से होती है बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट अब थोड़ा सा सोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट का। सोर्स पक्के नहीं होते हैं बच्चों, ध्यान रखना, सोर्स मतलब पक्के नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंटेंट से कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाती है, कुछ ना कुछ खाओगे तो कुछ ना कुछ हर चीज़ से मिलती है, लेकिन हमको वही सोर्स याद रखना है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सोर्स पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या क्या है, तो जिन हमको पता ही है, राइस से सबसे ज़्यादा मिलता है, व्हीट से मिलता है, और कहाँ से मिलता है, शुगर केन से मिलता है, ब्रेड से मिलता है, और कहाँ से, मिल्क से मिलता है। और प्रोटीन का क्या क्या सोर्स होता है, हमें पता है कि सोयाबीन जो होता है वो बेस्ट सोर्स होता है किसका, प्रोटीन का। और कहाँ से मिलता है, फिश से, चिकन से, और मिल्क से, और कहाँ से, पल्स से, और कहाँ से, लेग्यूमस से भी मिलता है, लेग्यूमस से, ठीक है। तो ये सारा है, आप लोग सोर्स याद रख लेना कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का, ठीक है। तो आज हम जितना पढ़ा है आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग फैट और मिनरल को पढ़ के और विटामिन फिर से रिवाइज करके ये न्यूट्रिशन चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ख़त्म कर चुका होगा, मतलब अगले लेक्चर तक ये ख़त्म हो जाएगा क्या न्यूट्रिशन मेरे तरफ से। बाकी फिर मैं क्यूज लाऊंगा इस पे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।